बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स एंड मोशन वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा जो हमने आर्टिकल जो कवर करने हैं उसमें आपका मोमेंटम है, जिसे हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ और आपके मोमेंटम उनमें रिलेशन क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। तो ये हमारे आज के जो कोर्स कॉन्टेक्ट हैं जो हमने अब कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। ये मोमेंटम सिर्फ हम उसको मोमेंटम कह सकते हैं या लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन मोमेंटम और डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड राइट डाउन इट्स यूनिट एज वेल और डिमेंशन एज वेल। तो हम सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? ये लीनियर मोमेंटम बेसिकली आपका प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ mass and linear velocity is known as linear momentum। तो ये आपकी डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम की, वो मैंने इधर लिखती है। यानी आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में आपका मैस आता है, इन्वॉल्व होता है और वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। तो मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली आपका हो जाएगा कि P इक्वल टू mv। इसमें आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको मोमेंटम देता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक चीज़ पता चल गई आपको। उसके बाद इसका मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मोमेंटम की यूनिट, अब ये देखिए, मैस का kg और वेलोसिटी का ms-1। एक यूनिट तो ये आ गया उसका कि यूनिट क्या है, तो ये है। और सेकंड यूनिट इसके हैं न्यूटन सेकंड। इसको आप कह सकते हैं, इधर लिख लेते हैं, हाइडिंग साथ साथ बना लेते हैं। तो ये यूनिट हैं आपके, वो यूनिट हैं। एक आपका न्यूटन सेकंड है। ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है? समटाइम ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू kg ms-1, प्रूव डैट। तो प्रूव आपने कैसे करना है, ये देखें। आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? ये देखें, kg m/s ऐसे हैं। तो अगर मैं सेकंड से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो ये देखें kg m/s² और साथ s, ये s मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया हो। अब ये देखें, ये kg ms-2 ये आपका न्यूटन होता है, और ये 7 सेकेंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका किसका यूनिट हो गया? मोमेंटम का। तो ये मोमेंटम का यूनिट आ गया। अब मैं इसकी एग्जांपल, मैंने इधर यूनिट भी एक्सप्लेन कर दिए, स्केलर है, वेक्टर है, ये भी बता दिया, और डिमेंशंस वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी डिमेंशन क्या होंगी, ये देखें। जैसा कि आपको फार्मूले से क्लियर हो रहा है, इसका यूनिट kg ms-1 है। तो इसकी डिमेंशन kg को m में कन्वर्ट हो जाता है आपका, m जो है वो l में, और जो s है वो t में। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? डिमेंशंस हो जाएंगी। तो ये डिमेंशन है, ये डिमेंशन आ गई आपकी। आगे मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो किसी भी टॉपिक में ये सब चीज़ें हों, डेफिनेशन, फार्मूला, स्केलर है, वेक्टर है, उसके बाद आप उसको उसके यूनिट्स, फिर उसके आपने डिमेंशंस बता दें, एग्जांपल्स बता दें, तो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। अब ये देखिए एग्जांपल्स में क्या है। एग्जांपल ऐसे ही है। अब आपको एक एग्जांपल से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आपका मोमेंटम है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, एग्जांपल से पहले वो बता दूं। तो डिपेंडेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डिपेंडेंस क्या है इसकी कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडेंस ऑफ मोमेंटम
तो ये आपका जो मोमेंटम है वो टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसा कि आपको फार्मूले से पता चल रहा है कि ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड वन वो आपकी लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वो दो कंपोनेंट हैं जिनके ऊपर मोमेंटम आपका डिपेंड करता है। अब एग्जांपल से देखते हैं। अब एक एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक बुलेट लें, उसको गन से फायर करें, और दूसरा आप बुलेट को हाथ से किसी सेकंड पर्सन के ऊपर फेंकें। एक जो गन से आपने उसको शूट किया है और एक जो हाथ से फेंकी है। आप मुझे बताएं कि कौन सी जो आपका बुलेट है वो ज़्यादा सेकंड पर्सन को इंजर्ड कर देगी। तो आपको आइडिया होगा कि जो गन से फायर किया हो वो ज़्यादा इंजर्ड कर देगी। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो बुलेट है वो गन से जो निकलती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो मैं हाथ से फेंकूँगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इधर से आइडिया हो गया कि जो आपका मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। और मैस के ऊपर कैसे करता है वो भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आप लें मेटेलिक बॉक्स लें या मेटेलिक बॉल लें, और दूसरा आप वुडन बॉक्स लें, दोनों को आप ज़मीन के ऊपर फेंकें तो देखें कि कौन सा ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। तो आप देखेंगे जो मेटेलिक बॉक्स है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉक्स का जो बॉल है, जो मेटेलिक बॉल, उसका मैस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुडन बॉल, तो वो इसीलिए ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो इसलिए उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यानी आपका मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैस के भी है और वेलोसिटी के लिए। जितना मैस ज़्यादा होगा मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये था मोमेंटम का टॉपिक। अब आगे चलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और आपका मोमेंटम, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये है इजी है लेकिन आया हुआ है फिर भी। अब ये क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि राइट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये ऐसे आ सकता है, ये आपको ऐसे आ सकता है द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। प्रूव डैट, आगे ये स्टेटमेंट लिख के आगे उसने कहते हैं ना प्रूव डैट। ये जो मैंने बोली स्टेटमेंट वो सुन लें। The force applied on a body is equal to the time rate of change of momentum। आगे इसका ये मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, हम इसको प्रूव करते हैं और दोबारा इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि उसने कैसे लिखा था। आपने पढ़ा हुआ है आपका जो एक्सेलरेशन है वो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है। ए आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और आपने मोमेंटम, इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करना है, वो रिलेशन निकालना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसने कहा था व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और वहाँ से आपने ये रिलेशन निकाला था F इज इक्वल टू एम में। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। जब आप इसमें पुट करेंगे तो F इक्वल टू एम, तो वैसे का वैसे ए की वैल्यू ये है वो पुट कर देंगे इधर, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अब आपने पढ़ा हुआ है एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, और एम वी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी एफ हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम, और पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम, एम वी आई। अब मैं इसकी जगह इधर वैल्यूज पुट कर दूंगा कि एफ इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टी। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से फिर जो मैंने आपको स्टार्ट पे डेफिनेशन बताई थी इस रिलेशन की कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, वो ये है कि फोर्स, द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? ये आपका चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंगली आपके मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके इक्वल होता है? वो आपका फोर्स के इक्वल होता है। तो ये था आपका रिलेशन किसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। किसके साथ? मोमेंटम के साथ, जो हमने इधर ड्राइव कर लिया। तो प्रूफ हो गया। अब आगे चलते हैं, जो आज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट पॉइंट है। वो क्या है? वो आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन सुन लें इम्पल्स की, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन यू कैन से डैट इट इज इक्वल टू अ इम्पल्स। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो अगर आपकी एक बड़ी ज़्यादा अमाउंट की फोर्स, लार्ज फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए, स्मॉलर टाइम के लिए, तो आप कह सकते हैं वो क्या है? इम्पल्स है। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब ये देखें इम्पल्स का, मैं इधर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स act on a body for short interval of time। तो आप इसको कह सकते हैं इम्पल्स है। ये इस कॉल्ड इज नोन एज इम्पल्स। अब ये देखें, इम्पल्स को फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इम्पल्स जो है वो आपका इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम इसके इक्वल है। अब ये जो इम्पल्सिव फोर्स है इसको मैं F कह सकता हूँ और टाइम को मैं T कह सकता हूँ, और इम्पल्स आपकी I आ जाएगी। और इम्पल्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये रिलेशन आया। तो एक इम्पल्स की और डेफिनेशन भी आपको पता चल जाएगी। एक तो मैंने ये बताई ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक यहाँ से भी बता सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। एक तीसरी डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन भी, वो भी नोट कर लें कि ये किसके? इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को आप इम्पल्स कह सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। क्यों? वो देखें आप, जैसा कि आप रिलेशन पढ़ के आए हैं यहाँ, अगर मैं ये टाइम को इस साइड पे ले जाऊँ तो ये F क्रॉस T हो जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम के। तो मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ, ये देखें इधर, क्या आपने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अगर मैं F इधर ले जाऊँ, F क्रॉस डेल्टा T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P। और F क्रॉस T किसके इक्वल है? I के। तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। कि चेंज इन मोमेंटम बेसिकली आपका इम्पल्स है। वो क्या हो जाएगा? mvf माइनस mvi इज इक्वल टू I आ जाएगा आपका इम्पल्स। तो इधर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्या हैं? अगर आप, ये तो वैसे सुना जाता है, कॉमन एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि अगर हम हेलमेट पहने तो हेलमेट पहनने का फ़ायदा क्या है?
तो लेमैन भी कहेगा हमारी हिफाजत होती है। तो ये बात तो उससे भी पता है कैसे हिफाजत होती है, इसको आप कैसे एलेबोरेट करेंगे, अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हेलमेट पहनने से बच जाता है सर, हम महफूज रहते हैं। आप फिज़िक्स के टर्म में इसका आंसर कैसे करेंगे कि हेलमेट पहनने से आप सेफ रहें। बेसिकली हेलमेट जब आप पहनते हैं तो इस होता क्या है, खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जब आप अब डायरेक्टली जो फोर्स है वो आपकी जो ब्रेन है, जो आपका जो हेड है उसको इंजर्ड नहीं करेगा। मीन्स होगा क्या, जो फोर्स आपके सर पे लगनी है उसका टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो फोर्स की अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली इसी फार्मूले से आपको मैं एलेबोरेट करता हूँ। ये देखें, आपने पढ़ा हुआ है I इज़ इक्वल टू F क्रॉस T होता है। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि I ओवर T इज़ इक्वल टू F है, I ओवर T इज़ इक्वल टू F। अब ये मुझे इधर से बताएं कि T और F का रिलेशन आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। जब आपका टाइम ऑफ कोलिजन, जब एक्सीडेंट होना है तो टकराना है किसी चीज़ ने आपके सर के साथ, तो उसका टाइम ऑफ कोलिजन बेसिकली टकराने का टाइम वो बढ़ जाएगा। हेलमेट पहना होगा, अगर ना पहना हो तो डायरेक्टली हिट करेगा, तो टाइम कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। और अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपने बेसिकली टाइम को ज़्यादा कर दिया, टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज़ कर दिया है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब फोर्स रिड्यूस हो जाएगी तो आप उस एक्सीडेंट से सेफ रहेंगे, जो आपके लिए ज़्यादा इंजूरियस नहीं होगा और आपका सर जो है वो एक्सीडेंट से बच जाएगा और महफूज रहेगा। तो ये है हेलमेट का यूज़, जिससे आप सेफ़ रह सकते हैं एक्सीडेंट से, और आप ब्रेन हेमरेज से वो भी बच सकते हैं और अपने सर को सीरियस इंजरी से भी बचा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो मुझसे, तो आपने डिस्कस ज़रूर करना है, क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।